जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीए आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है। आज की क्लास आपके लिए साइंस की जो क्लास चल रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चन हम जिसमें डिस्कस करते हैं, और इन क्वेश्चनों को मैं आप सभी को एक्सप्लेन भी करता हूँ। जहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है वो चीज़ें मैं आप सभी को एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो चीज़ें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट चल रही है। ये क्लास आपको आपके एग्ज़ाम तक लेके जाएगी और एग्ज़ाम के बाद आपको सिलेक्शन तक लेके जाने वाली है ये, ठीक है। क्योंकि ये क्लास इतनी बेहतरीन है, अगर आप इन क्लास को लगा के एक फुल प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि जो हमने तैयारी यहाँ से की है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके फुल प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। तो देखना, बिल्कुल आपको इससे अलावा अलग कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है भाई। उसने कुछ प्रैक्टिस सेट बढ़ा दिया, वो एग्ज़ाम से हटके तो बात अलग है। बाकी जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जिस बेस पे एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, जो मैं आपको ये करा रहा हूँ ना, इसके बेस पे आप जो चीज़ें हैं 2024 वाला एग्ज़ाम, 2025 वाला एग्ज़ाम उठा के देख लो, ठीक है। उससे पहले भी हुए हैं, तो आप उठा के देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ें मिलेगी। जो आप ये क्वेश्चन कर रहे होगे उनसे रिलेटेड आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा वो का वही मिलेगा आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज़ नंबर आपकी रहने वाली है, क्लास आपकी रहेगी 11। क्लास नंबर आप सभी के जो रहने वाली है वो 11 नंबर की क्लास है, जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन साथ में विद एक्सप्लेन के साथ में। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी नस के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? यहाँ पे साइटिक नस होती है। क्या होती है? साइटिक नस होती है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बताओगे? तो भी आपका क्वेश्चन यही रहेगा। जो कि आपसे पूछा जाए तंत्रिका तंत्र की इकाई, तो भी आपको एक चीज़ बतानी है, वो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए तंत्रिका तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र का अध्ययन तंत्रिका तंत्र का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? यहाँ पे तंत्रिका तंत्र का अध्ययन ये हो जाएगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजी हो जाएगा भाई, ठीक है, न्यूरोलॉजी। उसके बाद अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आता है, आपको मैं लिखवाना चाहूँ तो, अगर आप लिखना चाहो तो नंबर 1 पे क्या आता है, नंबर 2 पे क्या आता है, वो मैं सारी चीज़ लिखाऊंगा। नंबर 1 पे आता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नंबर 1 पे होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। नंबर 2 पे आता है आप सभी का पराधीय तंत्रिका तंत्र। नंबर 2 पे क्या आता है आपका? पराधीय तंत्रिका तंत्र। आपको लिख लेना है भाई, ये भी पराधीय है। बाकी इतनी ज़्यादा गहराई से पूछेगा नहीं है आपसे, ठीक है। जो कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है तो बस ये पूछेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बनते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको ज़्यादातर पता होना चाहिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क, इसके भी 2 भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है मस्तिष्क, ठीक है, और दूसरा होता है मेरी रज्जू, ठीक है। एक होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरी रज्जू, मेरु रज्जू। क्या होता है दूसरा? मेरु रज्जू। क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा मेरु रज्जु। ये 2 इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से जाकर आगे क्वेश्चन जितने बनते हैं ना, वो इन्हीं से बनते हैं। मस्तिष्क से फिर बन जाएगा मस्तिष्क के भाग, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क बन जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से फिर उनके पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए इतना ही काफ़ी आपके लिए, जितना मैंने आपको बता दिया बस इतना ही आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। तो रक्त में प्लाज्मा कितने % होता है भाई? होता है 55%। कितना होता है? 55%। बाकी और सारा क्या होता है? बाकी होता है रक्त में प्लाज्मा होता है 55, बाकी होता है रक्त, ठीक। कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी होता है उसमें, ठीक है, 2 से 3%। मैंने सारी चीज़ें अगर आप डिटेल से पढ़ने जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। बाकी मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ सारी चीज़ें की चीज़ें एकदम बिल्कुल ऐसे कैसे ही, तो इसके बारे में जब बात आई जाती है तो यहाँ पे हम प्लाज्मा के बारे में जब पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन आप सभी को मैं करना चाहूँगा यहाँ पे कुछ अच्छे से। तो सबसे नंबर 1 पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा। आपने बताया रक्त में प्लाज्मा हो गया 55%। प्लाज्मा का रंग यहाँ पे डाउनलोड कर लो आप, इसका रंग कैसा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो नोट कर लो भाई इसका रंग होता कैसा है। प्लाज्मा का जो रंग है वो कैसा होता है,
इसका रंग होता है भाई हल्का पीला, हल्का पीला, हल्का पीला रंग होता है भाई इसका। ठीक है, उसके बाद ये क्या काम करता है, ये तरल भाग बनाता है। ये काम क्या करता है प्लाज्मा, ये तरल भाग बनाता है। ठीक है, और प्लाज्मा में जो है सभी पोषक तत्व, हार्मोन, दवा होती है जो कि घुलनशील होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बाकी बची आपकी रुधिर कोशिका। रुधिर कोशिका में क्या होता है 45% जो है रुधिर का निकाय। 55% तो आपका ये हो गया प्लाज्मा। अब बचा कितना 45%। 45% क्या होता है, 45% होती है रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं ये आपको याद रखना है। 55% प्लाज्मा, 45% रुधिर कणिकाएं होती है। ये अभी आपको नोट करके रखना है। अब आप भूलोगे नहीं इस चीज़ के बारे में। प्लाज्मा के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहो प्लाज्मा के बारे में, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबिन है, फाइब्रिनोजन है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करने वाले हैं हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है। SA नोड करती है। कौन करता है, SA नोड होती है, वो इसको नियंत्रित करती है धड़कन को। शरीर में ऑक्सीजन का भंडारण कहाँ पर होता है। शरीर में ऑक्सीजन का भंडारण होता है मायोग्लोबिन के अंदर या मांसपेशियों में, मसल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है। फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है, लगभग होती है 6 लीटर। कितनी होती है, 6 लीटर हो जाएगी। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में कुल पूछा जाए आपसे तो आपको आंसर देना है कितना, 639 टोटल। आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कितनी, 639 टोटल पाई जाती है। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ तोड़ के सारी को जोड़ोगे तो इतनी ही बन जाएगी आपकी। ठीक है, एक्सप्लेन मैं पहले से वीडियो में इसमें कर चुका हूँ, टोटल की टोटल आपको बता चुका हूँ। अक्षीय इसमें मैं आपको कंकाल तंत्र के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। एक बाह्य कंकाल तंत्र होता है, एक अंतः कंकाल तंत्र होता है। ठीक है, सभी में हड्डियों की संख्या भी बताई थी आपने मैंने। टोटल अक्षीय में कुल कितनी होती है, 80 होती है। उपांगीय में कितनी होती है, 126 होती है। ठीक है, खोपड़ी में कितनी संख्या होती है, 29 होती है। ठीक है, चेहरे की में हड्डियाँ कितनी होती है, 14 होती है। आँखों की हड्डियाँ का नाम लकराइमल होता है। ठीक है, नाक की हड्डियाँ नेसल हड्डी कहलाती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कान में हड्डी कौन सी होती है, मेलस, इनकस, स्टेपीज, MIC इसकी ट्रिक होती है। इसके जरिए आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पसलियों की संख्या बताई थी, टोटल पसलियाँ कितनी होती है। देख कितने सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, पसलियाँ टोटल कितनी होती है वो भी मैं आपको करा चुका हूँ, 25 होती है। रीढ़ की हड्डियाँ कितनी होती है टोटल देखा जाए तो, रीढ़ की हड्डी की बात। ये सारे क्वेश्चन लिख लेना मेरे भाई, जो भी मैं आपको यहाँ पे वन लाइनर के हिसाब से रीढ़ की हड्डी की पूछा जाए, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी भाई, 26 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। बच्चों में पूछा जाए आपसे, अगर बच्चों में पूछा जाए तो बच्चों में अलग होती है। बच्चों में कितनी होती है भाई, बच्चों में ज़्यादा होती है, 33। ठीक है, वयस्क मनुष्य के अंदर पूछा जाए तो वयस्क जो मनुष्य होता है उसके अंदर पूछा जाए तो उसके अंदर जाती है आपकी 26। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हाथों पैरों की हड्डियाँ इस 639 हो जाएगी टोटल। अगर आप इन सारी चीज़ों को जोड़ते रहोगे ना तो सारी 639 ही बनेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाथ की हड्डियाँ कितनी होती है, 60 एक साइड में होती है, 30 एक साइड की होती है, 30 एक साइड की, टोटल होती है 60। ठीक है, उसके बाद ऊपर ये ह्यूमरस में कितनी होती है, 2। रेडियस में भी 2 होती है। अल्ना में 2 हड्डी होती है। कार्पल जो कलाई की हड्डी है, पूछ जाता है कि कार्लाई में कितनी हड्डियाँ होती है तो 8 + 8 बताना आपको 16। उसके बाद अगर आपसे पूछा जा रहा है तो मेटाकार्पल में आप कितने बताओगे, 5 हथेली की होती है एक साइड की, 5 एक साइड की होती है, तो टोटल 10 हड्डी हो जाएगी। फ्लेंजिस जिसमें हम बोलते हैं हाथ की उंगली होती है, उनको 14 एक साइड में, 14 एक साइड में होती है, तो होती है 14 + 14 28 हड्डी हो जाती है। अब आती है पैर में। पैर के अंदर कितनी हड्डी होती है, टोटल हड्डी होती है पैर के अंदर 60। ये क्वेश्चन लिख लेना आपसे। ठीक है, पैर में हड्डी टोटल कितनी होती है, पैर की हड्डी की संख्या पूछा जाए आपसे, पैर में टोटल हड्डी कितनी होती है तो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी भाई, 60। ये आप अलग अलग, जैसे जांग में कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, टीबिया आपसे पूछा जाए, टीबिया को क्या बोलते हैं, टीबिया होती है आपकी घुटने के नीचे। टीबिया होती है घुटने के नीचे की हड्डी। ठीक है, कितनी होती है इनकी संख्या, घुटने के जो नीचे होती है इनमें होती है 2 हड्डियाँ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है फेब्यूला। नाम सुनो अपने, फेब्यूला बोलते हैं पिंडली को। इसमें भी 2 होती है पिंडली में भी भाई 2 हड्डियाँ होती हैं।
उसके बाद आपसे पूछा जाए तो फ्लेंजी अंगुली होती है, इसमें भी 28 होती है। टोटल आपसे देखा जाए तो वो होती है 60 सारी, जो मैंने आपको बताई पैर की टोटल हड्डियाँ 60 होती है। ठीक है, तो इन सभी को आप काउंट करोगे तो आपकी टोटल बनेगी कितनी, ये बन जाएगी आपकी 639। उसमें भी और बहुत सारी होती है, इसमें 360 हड्डियाँ होती है आपकी। संधि जॉइंट होते हैं, जो जॉइंट होती है उसमें आपकी 360 होती है, जिसमें आता है आपको कंदुक, खल्ली का संधि, मेखला आती है, कब्ज संधि आती है, कोणे और घुटने हो गए, हाथ का अंगूठा हो गया। ठीक है, मतलब सारे टोटल मिला के ही आपकी बनती है 639। अब बहुत सारी हड्डियों मैंने आपको बता दी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको भाई नोट कर लेना। ये सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लार का पीएच मान होता है 6.8। डीएनए की संरचना किसने बताई थी भाई, वाटसन और क्रिक ने बताई थी। किसने, वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बताई थी डीएनए की जो है उन्होंने संरचना बताई थी। आनुवंशिक के जनक कौन कहलाते हैं, जिनको बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं। परमाणु के कक्षाओं को क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। परमाणु के जो होते हैं कक्षा होती है उनको ऊर्जा स्तर कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थ को क्या कहलाते हैं, ये उत्पाद होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पन्न होता है वो उत्पाद होता है, याद रखना आपको। जो भी उत्पन्न पदार्थ कहलाते हैं, जो भी मतलब बनेगा रिएक्शन के बाद जो होगा वो उत्पाद होगा। ठीक, उत्प्रेरक का काम कौन करते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम होता है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक मतलब आपने किसी की भी अभिक्रिया आप करा रहे हो, ठीक है, तो आप सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया मान लो NaCl की आप अभिक्रिया करा रहे हो, ये भी ठीक है, आप जल के साथ में करा रहे हो। जैसे आप जल के साथ में करा रहे हो तो यहाँ पे जो भी ऊपर लिखा होगा ना, जो भी यहाँ पे मान लो ये जल, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, आप यहाँ पे उत्प्रेरक का काम जो है यहाँ पे ये H2 भी लिख सकते हो। जो ये लिखा है ना, ये उत्प्रेरक का काम करता है। ये अभिक्रिया को क्या करता है, तेज बढ़ कर देता है, अभिक्रिया की जो है गति को बढ़ा देता है। ठीक है, इससे जो पदार्थ बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे जो आएगा वो होता है उत्पाद, ये उत्पाद बनेगा यहाँ पे। ठीक है, उत्प्रेरक होता है जो ऊपर लिखा होता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। पीएच स्केल का जो आविष्कार किया था वो सोरेनसन जी ने किया था। पीएच स्केल, ठीक है, एक पैमाना होता है 1 से, यहाँ से 1 2 ऐसे होता है, ये 1, फिर यहाँ पे 2 ऐसे ऐसे जाते 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 ये ऐसे 14 तक होता है। ठीक है, पीएच स्केल का मान, ये सभी के जैसे मान होते हैं, रक्त का पीएच मान, ये सब इसी के अंडर आता है भाई। उसके बाद सोडियम और पानी की अभिक्रिया कैसे होती है, तीव्र होती है भाई। सोडियम की और आप पानी से, जो अभी आपको मैं बता रहा था NaCl की, अच्छी NaCl की आप जो है जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ठीक है, वो कैसी होगी, तीव्र होगी। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, कार्बन के होती है 3 अपर रूप। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, याद रखना है आपको। ठीक, ये आगे दो तो यहाँ पे देखो, हीरा ग्रेफाइट यहाँ पे आ गया, और किसके अपर रूप है, कार्बन के। पूछ लिया आपसे ना, वही हीरा ग्रेफाइट, और एक यहाँ पे चारकोल, आप और याद कर लेना, चारकोल। ये तीनों के तीनों जो है वो कार्बन के अपर रूप है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी। जे प्रिस्टले भी कभी कभी आता है लिखा, जे प्रिस्टले, कभी कभी आपको जे प्रिस्टले भी देखने को मिल जाएगा। ऑक्सीजन की खोज। वायुमंडल में ऑक्सीजन की संख्या कितनी, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी % पाई जाती है, ये कमेंट करके बताना। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज करी थी। आवर्त सारणी का आधुनिक रूप किसने दिया था, ये विल्हेम मोज़ले ने। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक तो आप बताओगे मोज़ले ने। ठीक है, यह याद रखना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बल का सूत्र क्या हो जाएगा। बल हो जाता है यहाँ पे F बराबर m में। F क्या है यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपका है फोर्स, m क्या है यहाँ पे द्रव्यमान है, और a यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप जो है वो त्वरण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप निकालना चाहो आराम से यहाँ से वो निकल जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद ये नीचे बटे में चल जाएगी। a बराबर F बटे m हो जाएगा, तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो। m निकालना चाहो तो m यहाँ पे आ जाएगा, a बटे में चले जाएगा, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, ये न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 नियम दिए थे। ठीक है, न्यूटन ने। घर्षण बल किसके विरुद्ध कार्य करता है, ये गति के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, अपोजिट कार्य करता है एक दूसरे के। घर्षण कम करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, घर्षण को कम अगर करना है तो आपको चिकनाई का प्रयोग करना पड़ेगा। चिकनाई से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें बार बार वो है ना, जब भी होगी तो स्लिप हो जाएगी, फिसल जाएगी, तो इससे क्या होगा, उससे घर्षण जो है कम हो जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी किस में मापी जाती है? दर्पण की फोकस दूरी नापी जाती है वो मीटर में नापी जाती है। किस में? मीटर के द्वारा मापी जाती है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण देखो वाहनों की, आपने वाहनों में किया जाता है, वाहन होते हैं उसके साइड में लगा होता है, ठीक। ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में नापी जाती है। काप किस में? हर्ट्ज में नापी जाती है। तो ये आपने जैसे आपसे पूछा है समय के बारे में पूछा, तो समय किस में मापा जाता है? समय ना सेकंड में, समय हो जाएगा सेकंड के अंदर आपका। अगर आपसे पूछा जाए लंबाई, तो लंबाई जो है मीटर में नापी जाती है, मीटर में मापी जाती है। ताप केल्विन, ताप जो है आपका केल्विन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा ताप का, क्या हो जाएगा? केल्विन, नोट कर लेना साथ साथ में। ज्योति तीव्रता का हो जाता है कैंडेला, ठीक है, या ल्यूमेन भी बोल सकती है आप, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इम्पोर्टेंट है भाई, इसको आप जो बोल सकते हो, आप कैंडेला भी बोल सकते हैं, कैंडेला में भी, ठीक है, कैंडेला, या आपसे ल्यूमेन, ल्यूमेन, ठीक है, और या स्टेरेडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन हो जाएगा मात्रक, और इसके प्रतीक आपको भी प्रतीक भी याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है जो आप सभी के लिए याद करनी है, और अगर आप इनको याद कर ले तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। लंबाई का मात्रक मीटर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कैंडेला हो जाएगा, ल्यूमेन हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है सदिश सदिश राशियों के बारे में, आप बहुत बार क्वेश्चन भूल जाते हो, तो सदिश सदिश राशियाँ जल्दी जल्दी नोट कर लो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सदिश राशियाँ बताऊँगा एक उसमें, तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे सदिश राशि, वेग हो गया आपका, वेग, उसके बाद संवेग, नोट कर लेना भाई, उसके बाद नहीं लिखवाऊंगा, संवेग हो गया भाई। विद्युत तीव्रता हो गया भाई, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता हो गया भाई। उसके बाद फिर आपका आ गया बल, बल भी एक जो है सदिश राशि है। उसके बाद फिर आपका आ गया यहाँ पे त्वरण, त्वरण आ गया उसके बाद भाई। उसके बाद फिर आपका विस्थापन, विस्थापन आ गया भाई, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन आ गया आपका। कोणीय वेग आ गया, कोणीय वेग, कोणीय वेग आ गया भाई, कोणीय वेग आपका, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय तीव्रता आ गई आपकी, ठीक है, संवेग आ गया, और उसके बाद फिर आपकी विद्युत तीव्रता भी आ गई है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सदिश राशियाँ हैं। उसके बाद बचे जितने भी है, द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा, कार्य, चाल, दूरी, समय, घनत्व, ये सभी के सभी जो बचे हैं ना, वो आप सभी की क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। चलिए दोस्त, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन फिनिश करते चलेंगे, क्या टाइम के अंदर हमें सारे क्वेश्चन फिनिश करने हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। वोल्टमीटर क्या नापता है? विभवांतर। एमीटर में क्या नापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करें पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस गैस से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी गैस में होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके द्वारा मतलब लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। पौधों में श्वसन किस समय होता है? दिन और रात दोनों में होता है भाई श्वसन, ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्त और औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होता है उसमें रक्त जो होता है। अस्थि मज्जा का कार्य क्या होता है? रक्त कोशिकाएं बनाना, ठीक है, रक्त कोशिकाएं बनाने का काम जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा के अंदर। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं। क्या काम होता है इनका? होता है ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है भाई? ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब क्या आता है? हमारे शरीर की एक काम का सिक्योरिटी गार्ड होती है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आता है उसको मारने का काम करती है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंसुलिन किससे संबंधित होता है? इंसुलिन होता है शर्करा से, ठीक है, यानी मीठे से रिलेटेड। एड्रेनलिन का काम को क्या, एड्रेनलिन को क्या कहते हैं भाई? ये होता है आपातकालीन हार्मोन्स, ठीक है, ये क्या होता है? आपातकालीन हार्मोन्स बोला जाता है एड्रेनलिन को, ठीक। इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बताया भी है डिटेल से। इस हार्मोन को जो है एड्रेनलिन हार्मोन का एक नाम और भी है, इसको जो है एड्रोजीन, इसको जो है एड्रोजीन, इसको एड्रोजिन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एड्रोजिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। आपातकालीन हार्मोन्स भी बोलते हैं इसको, 3S 3F हार्मोन्स भी बोला जाता है। करो या मरो हार्मोन्स भी इसी को बोला जाता है, करो या मरो, करो या मरो हार्मोन्स भी इसी को बोला जाता है। इसको लडो या उडो हार्मोन्स भी बोला जाता है, लडो या उडो, लडो या उडो,
लड़ो या उड़ो, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये सारे इसी हार्मोन्स के नाम हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये जैसे एकदम से कोई आपके सामने शेर आ गया तो उस टाइम पे एकदम आप डर जाओगे, कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए भयानक एकदम आप डर जाओगे, तो उस टाइम पे जो डर की आपको होती है, अनुभूति होती है, वो इसी हार्मोन्स के कारण हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें हम बात करेंगे थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है। ये थायराइड से निकलता है। किससे निकलता है? थायराइड से निकलता है। ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें दोस्त मैं आप सभी को ये एक्सप्लेन अच्छे से कर चुका हूँ। थायराइड ग्रंथि के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आयोडीन आवश्यक होता है इसमें, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन आवश्यक है। और ये कहाँ पर होता है? अवटु ग्रंथि। कहाँ से निकलता है? अवटु ग्रंथि। इसका स्थान होता है गले में। कहाँ होता है? गले में इसका स्थान होता है। कहाँ पर? गले में इसके स्थान हो करती है। आकृति कैसी होती है इसकी? अगर आपसे आकृति पूछा जाए गले के अंदर कैसी होती है? वो तिल्ली के आकार, तिल्ली होती है, मतलब एच आकार की तिल्ली। ठीक है, किस आकार की होती है? एच आकार की होती है। एच आकार, ऐसे एच आकार की होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक। और 22 से हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं इससे? T3 T4, ठीक है, यानी कि थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन्स इससे निकलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक। चलिए उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। एक तो इस पर हाइपर होता है, एक इसमें हाइपो होता है। ठीक है, हाइपो कम होता है और हाइपर होता है अधिक थायरॉयडिज्म होता है, जिसमें आंखों का गैंगा हो जाता है। ठीक है, हाशिमोटो रोग हो जाता है। हाइपो में जो होता है वो कम थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, इसमें साधारण गेंगा होता है गले का, बिल्कुल एकदम सिंपल वाला। ठीक, तो दोनों में अलग अलग तरीके से सिम्टम देखे जाते हैं। पर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन मैं आपको किया, इतना आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा, बस बेसिक पूछेगा आपसे। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? ये हो जाएगा नमक। क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा। HCl किस प्रकार का अम्ल है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार का है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 को बोलते हैं क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। सीधा नाम देकर पूछ रहा है। NaHO क्या कहते हैं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3, अमोनिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सारे बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस करिए। तो अगला क्वेश्चन है, मीथेन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है, तो CH4 होता है। CO का पूर्ण रूप क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। CO2 का क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। O3 का क्या रूप होता है? O3 को बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं भाई। तो यहाँ पे हमने टॉप 50 क्वेश्चन विद एक्सप्लेन के साथ में मैंने किए। टॉप 50 क्वेश्चन थे आप सभी के लिए, और ये मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन आपको करने की पूरी कोशिश करी। तो दोस्त ये क्लास आपके लिए जो चल रही है बेहतरीन क्लास है। इस क्लास के जरिए आप अपना सिलेक्शन फिक्स कर सकते हैं। बाकी आप पर डिसाइड करता है कि आप क्लास ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। जो भाई मेरे साथ जुड़ के क्लास ले रहा है एग्ज़ाम में वही फतेह करने वाला है। ठीक है, बाकी आप पर डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें। कोई भी आपका डाउट है, जो भी आपको होमवर्क देता है, जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ क्लास में, वो क्वेश्चन आप जो है कमेंट में उनके आंसर जरूर लिखा करो भाई। ठीक है, चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।